लंबकर्ण। राय वंशलोचन बनर्जी, जो बेलेघाटा के बड़े जमींदार और ऑनरी मजिस्ट्रेट हैं, रोज शाम को नहर के किनारे ताजी हवा खाने जाते हैं। 40 की उम्र पार करते ही वे थोड़े भारी हो गए हैं, इसीलिए डॉक्टर की सलाह पर पैदल कसरत करते हैं और चावलूडू छोड़कर दोनों वक्त चपाती खाते हैं। काफी देर टहलने के बाद वंशलोचन बाबू थक गए और नहर के किनारे एक टीले पर रुमाल बिछाकर बैठ गए। घड़ी देखी तो 6:30 बज चुके थे। जेठ का महीना खत्म होने को था। सीलोन में मानसून पहुंच चुका था और यहां भी किसी भी दिन आंधी तूफान आना तय था। वंशलोचन बाबू उठने के लिए तैयार हुए और अपने बर्मा सिगार का एक जोरदार कश लिया। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई पीछे से उनका कुर्ता खींच रहा है और बड़ी महीन आवाज में कह रहा है, हम मां। मुड़कर देखा तो एक बकरी का बच्चा था। बड़ा हट्टा कट्टा और पुष्ट बकरा था। बिल्कुल कोयले जैसा काला बदन और लंबे लटकते कानों के ऊपर परवल जैसे छोटे छोटे 2 सींग निकल आए थे। उम्र अभी ज्यादा नहीं थी। वंशलोचन बोले कि अरे ये कहां से आ गया, किसका पाठा है, आसपास तो कोई दिख नहीं रहा। बकरे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पास आकर लालची नजरों से उन्हें देखने लगा। वंशलोचन ने उसके सिर पर हल्का धक्का दिया और बोले कि जा भाग यहां से। बकरा पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और अगले पैरों को मोड़कर राय बहादुर को एक जोरदार टक्कर मारी। राय बहादुर को मजा आया। उन्होंने फिर धक्का दिया। बकरा दोबारा खड़ा हुआ और झपटकर उनके हाथ से जलता हुआ सिगार छीन लिया। सिगार डकारने के बाद उसने आवाज दी, अबूरू, यानी क्या और है। वंशलोचन के सिगार केस में बस एक ही सिगार बचा था। उन्होंने वो भी निकाल कर दे दिया। बकरे के चेहरे पर न सिर घूमने का कोई निशान था और न ही कोई बेचैनी। दूसरा सिगार भी खत्म करके उसने फिर पूछा, अरर। वंशलोचन बोले कि अब और नहीं है, अब तू जा, मैं भी उठता हूं। बकरे को यकीन नहीं हुआ। वो उनकी जेबें टटोलने लगा। वंशलोचन ने मजबूर होकर अपना चमड़े का सिगार केस खोलकर उसके सामने रख दिया कि यकीन नहीं है तो ये देख ले भाई। बकरे ने एक झटके में सिगार केस छीन लिया और उसे चबाने लगा। राय बहादुर समझ नहीं पाए कि गुस्सा करें या हंसे, बस मुंह से निकल गया, साला। अंधेरा गहरा रहा था और अब देरी करना ठीक नहीं था। वंशलोचन घर की तरफ चल दिए, पर बकरे ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वंशलोचन परेशान हो गए। किसका बकरा है और मामला क्या है उन्हें कुछ नहीं पता था। पास में कोई आदमी भी नहीं था जिससे पूछते। बकरा भी ऐसा जिद्दी था कि भगाने पर भी नहीं जा रहा था। आखिरकार उसे घर ले जाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा। सोचा कि रास्ते में मालिक मिल गया तो ठीक, वरना कल सुबह कोई इंतजाम करेंगे। घर लौटते समय वंशलोचन ने बहुत पूछताछ की, पर किसी को उस बकरे के बारे में कुछ नहीं पता था। अंत में उन्होंने हार मानकर तय किया कि फिलहाल वे खुद ही इसे पालेंगे। तभी वंशलोचन के मन में एक बात कांटे की तरह चुभी। उनकी अपनी पत्नी के साथ अनबन चल रही थी। आज 5 दिन हो गए थे और दोनों के बीच बातचीत बंद थी। उनके घर का झगड़ा अक्सर बिना शोर शराबे के सुलझता था। मामूली बात पर बहस, फिर कुछ दिन असहयोग और अंत में अचानक संधि। ये तो होता ही रहता था, पर अभी के हालात ठीक नहीं थे। उनकी पत्नी को जानवर पालना बिल्कुल पसंद नहीं था। वंशलोचन को एक बार कुत्ता पालने का शौक हुआ था, पर पत्नी के विरोध के कारण वह सपना पूरा नहीं हो पाया। आज पहले से ही झगड़ा चल रहा था और ऊपर से ये बकरा। ये तो कोड में खाज वाली बात थी। चलते चलते राय बहादुर मन ही मन पत्नी के साथ बहस की तैयारी करने लगे। अगर मैं एक पाठा पालना चाहता हूं तो इसमें किसी को क्या लेना देना? क्या मुझे अपना शौक पूरा करने की आजादी नहीं है? मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं। बेलेघाटा रोड पर मेरा आलीशान बंगला है और ढेर सारी जायदाद है। मैं एक ऑनरी मजिस्ट्रेट हूं जो जुर्माना लगा सकता है और जेल भेज सकता है। मुझे किसका डर है? वंशलोचन ने बार बार खुद को समझाया कि वे किसी की परवाह नहीं करते। वंशलोचन बाबू की बैठक में शाम की महफिल जमती है, जहां बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। लाट साहब से लेकर मोहन बागान तक और पड़ोसी के श्राद्ध से लेकर अलीपुर के नए मगरमच्छ तक कोई भी विषय नहीं छूटता। पिछले 7 दिनों से बाघ के विषय पर बहस चल रही थी। इसी बात पर कल वंशलोचन के साले नगेन और दूर के भांजे उदय के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी। बाकी दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराया। वंशलोचन का बैठक खाना काफी बड़ा और सजावट से भरा है, यानी वहां बहुत सारी तस्वीरें, आईने, अलमारियां और कुर्सियां ठूंस ठूंस कर भरी गई हैं। सबसे पहले नजर पड़ती है कालीन पर बुनी एक तस्वीर पर, जिसमें काले रंग की जमीन पर आसमानी रंग की बिल्ली बनी है,
युद्ध के समय बाजार में ऊन की कमी थी, इसलिए बिल्ली की ये हालत हो गई है। तस्वीर के नीचे सबको बताने के लिए बड़े बड़े अंग्रेजी अक्षरों में लिखा है कैट, और उसके नीचे रचिता का नाम है मानिनी देवी, जो इस घर की मालकिन है। कमरे की दूसरी दीवार पर राधा कृष्ण की एक तैलचित्र वाली पेंटिंग है। कृष्ण राधा को लेकर कदम के पेड़ के नीचे खड़े हैं और एक विशाल सांप उन्हें लपेटकर कुचलने की कोशिश कर रहा है, पर राधा कृष्ण बेफिक्र है, क्योंकि वो असल में सांप नहीं बल्कि ओम है। इसके अलावा कुछ मेम साहबों की तस्वीरें भी हैं, जिन्हें सिल्क की ब्राह्म साड़ी पहनाई गई है और आटे की लेई से उनके सिर पर काले धागे के लंबे बाल चिपकाए गए हैं, पर इससे उनका विदेशी चेहरा नहीं छुप पाया, इसलिए जबरदस्ती उनकी नाक छिदवा दी गई है। कमरे की 2 अलमारियों में चीनी मिट्टी की गुड़िया और कांच के खिलौने भरे हैं। ऊपर की मंजिल की 4 अलमारियों से जो सामान बच गया वो सब यही रखा है। इसके अलावा राजा रानी की तस्वीरें, राय बहादुर के परिचित और अपरिचित साहबों के फोटोग्राफ, सुनहरे फ्रेम वाले आईने, पंचांग, घड़ी, राय बहादुर की सनद और कुछ प्रशस्ति पत्र भी मौजूद हैं। आज की महफिल जम चुकी है। वंशलोचन अभी टहलकर वापस नहीं आए हैं। उनके वकील दोस्त विनोद अखबार पढ़ रहे हैं और बूढ़े केदार चटर्जी हाथ में हुक्का लिए ऊँघ रहे हैं। नगेंद्र और उदय बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा दबाकर बैठे हैं। बस मौका मिलते ही एक दूसरे पर जूता चलाने को तैयार है। उदय से अब और चुप नहीं रहा गया और वह बोला कि तुम कुछ भी कहो, बाघ की लंबाई कभी पूंछ समेत नहीं नापी जा सकती, वरना औरतों की लंबाई भी उनके बालों समेत नापनी पड़ेगी। मेरी पत्नी की चोटी ही 3 फुट लंबी है, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि वह 8 फुट लंबी है? नगेंद्र चिढ़कर बोला कि देख उदय, हमें तेरी बीवी का वर्णन सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, काम की बात करनी है तो कर। चटर्जी महाशय की नींद खुल गई। वे बोले कि क्या तुम लोगों के पास बाघ के अलावा कोई और जानवर नहीं है? तभी वंशलोचन बकरे को लेकर घर पहुंचे। विनोद बाबू बोले कि वाह भाई, बड़ा बढ़िया पाठा है, कितने में खरीदा? वंशलोचन ने पूरी कहानी सुनाई। विनोद बोले कि लावारिस माल है, इसे ज्यादा दिन घर में रखना ठीक नहीं, कल रविवार है, बस निपटा दो। चटर्जी महाशय ने बकरे का पेट दबाकर देखा और बोले कि एकदम पुष्ट पाठा है, कालिया जबरदस्त बनेगा। नगेंद्र ने उसकी जांग सहलाई और बोला कि एकदम हांडी जैसा पकाओ, थोड़ा ज्यादा अदरक और प्याज डालकर। उदय चहक कर बोला कि मेरी पत्नी क्या गजब का गोलीक बा बनाती है। नगेंद्र ने दांत पीस कर कहा कि उदय, फिर शुरू हो गया। वंशलोचन चिढ़कर बोले कि क्या तुम लोगों को जानवर देखते ही उसे खाने की सूझती है? एक बेचारा बेसहारा जीव शरण लेने आया है और तुम लोग कालिया और कबाब की बातें कर रहे हो। बकरे की खबर सुनकर वंशलोचन की 7 साल की बेटी टोपी और सबसे छोटा बेटा घेंटू दौड़ते हुए आए। घेंटू बोला कि पापा, मैं पाठा खाऊंगा, पाठा का ममम। वंशलोचन बोले कि बस बस, सुन सुनकर बस खाना ही सीखा है। घेंटू हाथ पैर पटक कर बोला कि हाँ, मैं ममम मेटुली खाऊंगा। टोपी बोली कि पापा, मैं इस बकरे को पालूंगी, जरा लाल रिबन तो ला दो। वंशलोचन बोले कि पहले इसे कुछ खाने पीने दे, फिर बाद में खेलना। टोपी ने पूछा कि इसका नाम क्या है? विनोद बोले कि नाम की क्या कमी है, भासुरक, दधिमुख, मसीपुच या लमकर्ण। चटर्जी बोले कि लमकर्ण ही सबसे अच्छा है। वंशलोचन ने बेटी को थोड़ा किनारे ले जाकर पूछा कि टोपी, तेरी माँ अभी क्या कर रही है? टोपी ने बताया कि वह तो अभी बाथरूम में गई है। वंशलोचन ने राहत की सांस ली और बोले कि चलो 1 घंटा तो चैन है। देख, नौकरानी से कहकर घोड़े वाले भीगे हुए चने मंगवा और इस बरामदे में बकरे को खाने को दे दे। और सुन, इसे घर के अंदर बिल्कुल मत ले जाना। उत्साह के मारे टोपी पिता का आदेश भूल गई। उसने बकरे के गले में लाल रिबन बांधा और उसे खींचती हुई सीधे अंदर ले गई और चिल्लाई कि माँ, जल्दी आओ, देखो लमकर्ण आया है। मानिनी अपना मुंह पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आई और देखते ही भड़क उठीन कि अरे मर गए, इसे कौन लाया? दूर कर इसे। ओ जी, ओ बतासी, जल्दी इस बकरे को बाहर निकालो, झाड़ू मारो इसे। टोपी लाड़ जताते हुए बोली कि वाह, इसे तो पापा लाए हैं और मैं इसे जरूर पालूंगी। घेंटू भी उछलने लगा कि मैं इसके साथ घोड़ा घोड़ा खेलूंगा। मानिनी देवी गरज कर बोली कि अभी सारा खेल निकाल देती हूं, भला शरीफ लोग भी कभी बकरी पालते हैं। बाहर निकालो इसे दरबान, ओ चुकंदर सिंह। हुजूर की दहाड़ मारकर चुकंदर सिंह हाजिर हुआ। दुबला पतला और नाटा सा बुढ़ा है, गालों तक फैली दाढ़ी, मरोड़ी हुई मूंछें, रौबीली आवाज और उससे भी ज्यादा रौबीला नाम। इसी के दम पर वह चोरों और डाकुओं से घर की ड्योढ़ी की रक्षा करता है।
अंदर का शोर सुनकर राय बहादुर समझ गए कि अब युद्ध छिड़ चुका है। वे भी मन ही मन खुद को तैयार करके घर के भीतर आए। मालकिन ने पति की तरफ देखा तक नहीं और सीधे दरबान को हुक्म दिया कि इस बकरी को अभी बाहर निकालो, सीधे फाटक के बाहर कर दो, वरना अभी ये घर गंदा कर देगा। चुकंदर ने सर झुकाकर कहा कि बहुत अच्छा मालकिन। तभी वंशलोचन ने अपना दाव खेला और पलटकर हुक्म दिया कि देखो चुकंदर सिंह, अगर ये बकरी गेट के बाहर गई तो समझो तुम्हारी नौकरी भी गई। चुकंदर फिर सिर झुकाकर बोला कि बहुत अच्छा मालिक। मानिनी ने पति की तरफ गुस्से की एक आग उगलती नजर डाली और अपनी बेटी से बोली कि क्यों री टोपी, रात हो गई है, क्या तुझे खाना नहीं निगलना है? रह तू अपनी इस बकरी के साथ, मैं तो कल ही अपने मायके हटखोला जा रही हूं। वंशलोचन भी तमतमाकर बोले कि टोपी, नौकरानी से कह दे कि बैठक वाले कमरे में ही मेरा बिस्तर लगा दे, मैं अब सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। और हाँ, रसोई से कह देना कि मैं आज मांस नहीं खाऊंगा, बस कुछ कचौरियां, थोड़ी दाल और परवल का भुजिया बना दे। पुराने जमाने में बड़े लोगों के घरों में एक कोप भवन होता था, जहां घर की नाराज महिलाएं जाकर बैठती थी। पर पुरुषों के लिए ऐसी कोई पक्की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए पत्नी से अनबन होने पर वे अक्सर दूसरी जगह चले जाते थे। पर अब खर्चा बढ़ गया है तो ये पुरानी परंपराएं खत्म हो गई हैं। अब औरतों के पास बस कमरे का फर्श बचा है और मर्दों के लिए आखिरी सहारा है बैठक खाना। खाना खाने के बाद वंशलोचन बैठक खाने में अकेले सो गए। अंधेरे में उन्हें नींद नहीं आती, इसलिए कमरे के कोने में अरंडी के तेल का एक दिया जल रहा है। काफी देर करवटें बदलने के बाद वे उठे और गीता पढ़ने बैठ गए। ये गीता उनके बुरे वक्त की साथी है। जब भी पत्नी से अनबन होती है वे इसे पलटते हैं और दुनिया की मोहमाया समझने की कोशिश करते हैं। कर्मयोग पढ़ते पढ़ते वे सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मानिनी ऐसा व्यवहार कर रही है। मायके जाएगी, बड़ा घमंड है, मैं तो उसे मनाने से रहा। जब जरूरत होगी अपने आप लौटेगी। बीवी जो चाहे फालतू सामान घर में भरे वह तो मैं चुपचाप सह लेता हूं। अभी उस दिन 15 जलचौकी, 23 दरांती और 250 रुपए के बर्तन खरीदे गए, तब तो कुछ नहीं हुआ और सारा दोष इस बकरे पर मर दिया। उन्होंने गीता किनारे रखी और लाइट बंद करके खर्राटे भरने लगे। लमकरण बरामदे में लेटा जुगाली कर रहा था। 2 बर्मा सिगार खाने के बाद उसकी नींद उड़ चुकी थी। रात को करीब 1 बजे तेज हवा चली। ठंड लगी तो वो उठ खड़ा हुआ। बैठक खाने से हल्की रोशनी दिख रही थी। लमकरण ने अपनी रस्सी चबाकर काट दी और दरवाजा खुला पाकर चुपचाप कमरे के अंदर घुस गया। उसे फिर से भूख लगी थी। उसने कमरे का चक्कर लगाकर मुआयना किया। कोने में अखबारों का ढेर पड़ा था। उसने चबाकर देखा पर वे बड़े बेस्वाद थे। हार कर उसने गीता के 3 अध्याय साफ कर दिए। गीता खाने के बाद उसका गला सूख गया। एक ऊंची तिपाई पर पानी की सुराही रखी थी पर वहां तक उसका मुंह नहीं पहुंच पाया। तभी लमकरण दिए के पास गया और अरंडी का तेल चखा। बड़ा स्वादिष्ट लगा। उसने चटकारे लेकर सारा तेल पी लिया और दिया बुझ गया। वंशलोचन सपना देख रहे हैं कि समझौता हो गया है। अचानक करवट लेते ही उन्हें किसी गर्म और मखमली चीज का एहसास हुआ। नींद में ही वे बोले कि कब आई? जवाब मिला, हम हाँ। बस फिर क्या था? हंगामा मच गया। चोर चोर, बाघ है, ओ चुकंदर सिंह, जल्दी आओ। नगेंद्र, उदय, भागो, मार डाला रे। चुकंदर अपनी बंदूक में हवा भरने लगा। नगेंद्र और उदय जो हाथ लगा वही लेकर दौड़े। मानिनी भी हाफती हुई नीचे आ गई। वंशलोचन को जब होश आया तो देखा कि बकरा 2-4 लाठियां खाकर मिमिया रहा है। वंशलोचन ने सोचा कि बाघ होता तो ही अच्छा था। मानिनी ने सोचा कि अच्छा हुआ। सुबह होते ही वंशलोचन ने चुकंदर से कहा कि मोहल्ले में पता करो कोई भला आदमी इस बकरे को पालने के लिए तैयार है क्या। वे किसी ऐरे गैरे को इसे नहीं देना चाहते थे। उन्हें ऐसा बंदा चाहिए था जो इसे प्यार से पाले, न पैसों के लिए बेचे और न मांस के लिए मारे। 8 बज चुके हैं। वंशलोचन बरामदे में कुर्सी पर बैठे हैं और नाई उनके पैर दबा रहा है। विनोद और नगेंद्र अखबार पढ़ रहे हैं और उदय आमों का भाव पूछ रहा है। तभी चुकंदर ने आकर सलाम किया और बोला कि लाटू बाबू आए हैं। 3 साथियों के साथ लाटू बाबू बरामदे में आए और नमस्कार किया। उन सबका हुलिया एक जैसा था। गले के पास के बाल बिल्कुल साफ, सिर पर बालों का पहाड़, कलाई पर घड़ी और टखनों तक लंबा पतला कुर्ता जिसके अंदर से गुलाबी बनियान झलक रही थी। मुंह में पान और कान पर आधी दबी हुई सिगरेट। वंशलोचन ने पूछा कि आप लोग कहां से आ रहे हैं? लाटू बाबू बोले कि हम बेलेघाटा केरोसिन बैंड वाले हैं। बैंड मास्टर लतबर नंदी, लोग मुझे लाटू बाबू कहते हैं।
सुना है आप एक पाठा दान कर रहे हैं, इसलिए खबर लेने आए हैं। नगेंद्र ने पूछा कि क्या आप लोग कनस्तर बजाते हैं? लाटू बाबू चिढ़कर बोले कि कनस्तर क्या होता है साहब, हम तो बाकायदा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये नबीन नियोगी हैं जो क्लैरिनेट बजाते हैं, ये नरहरी नाग हैं जो बांसुरी बजाते हैं, और ये नवकुमार नंदन हैं जो सरोद बजाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ढोल और हारमोनियम सब है। हम केरोसिन डिपो में काम करते हैं। छोटे साहब की शादी में हमने बजाया था तो उन्होंने हमें केरोसिन बैंड का नाम दिया था। वंशलोचन बोले कि देखिए मेरे पास एक बकरा है जो मैं आपको दे सकता हूं, पर लाटू बाबू बोले कि हम 19 लोग हैं साहब, एक बकरे से क्या होगा, क्यों नरहरी? नरहरी बोले कि बिल्कुल सही। वंशलोचन ने कहा कि मैं इस शर्त पर दे सकता हूं कि आप इसे प्यार से पालेंगे, न बेचेंगे और न मारेंगे। लाटू बाबू बोले कि आप कैसी अजीब बातें कर रहे हैं साहब, भला शरीफ लोग भी कभी बकरा पालते हैं। नरहरी बोले कि ये बकरी थोड़े ही है जो दूध देगी। नबीन बोले कि कोई पक्षी तो है नहीं कि पढ़ना सीख जाएगा। नवकुमार बोले कि भेड़ भी नहीं कि इसके शरीर से कंबल बन जाए। वंशलोचन चिढ़कर बोले कि जो भी हो, मेरे पास फालतू की बातें करने का वक्त नहीं है, लेना है तो लो वरना मना करो। लाटू बाबू अपना सिर खुजलाने लगे। तभी नरहरी ने सलाह दी कि ले लो लाटू बाबू, ले लो, जब बड़े बाबू इतना कह रहे हैं तो मान लो। वंशलोचन ने फिर टोकते हुए कहा कि पर याद रहे, न इसे बेचोगे और न ही इसे काटोगे। लाटू बोला कि आप उसकी फिक्र मत कीजिए, लाटू नंदी अपनी जुबान का पक्का है। बेले घाटा केरोसिन बैंड लमकरण को लेकर चला गया। वंशलोचन ने उदास होकर कहा कि इन लोगों को देखकर मुझे भरोसा नहीं हो रहा। वकील विनोद ने दिलासा दिया कि चिंता मत करो भाई, तुम्हारा पाठा अब संगीत की दुनिया में राज करेगा। नुकसान तो बस हमारा हुआ कि दावत हाथ से निकल गई। शाम की महफिल जमी है, आज भी बाघ के किस्से चल रहे हैं। चटर्जी महाशय अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं कि तुम लोगों की सोच ही गलत है। बाघ कोई अलग जानवर नहीं होता, वो तो बस हालात का फेर है। जैसे कॉकरोच से झिंगुर बन जाता है। तुम लोगों ने डार्विन आज पढ़ा होगा, पर हमें ये सब बचपन से पता है। हमारे राय बहादुर ने उस बकरे को विदा करके बहुत अच्छा काम किया है। अगर मारकर खा जाते तो अलग बात थी, पर उसे पालना ठीक नहीं था। वंशलोचन एक नई गीता लेकर बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। नाय भूतवा भविता व न भूये, यानी आत्मा अजरमर है, वो अजो, आजो और नित्य है। अब चूंकि अजो यानी बकरा घर से विदा हो चुका है तो शायद आज पत्नी के साथ संधि हो जाए। विनोद ने वंशलोचन से चुटकी ली कि हे कौनते, भगवान को थोड़ी देर के लिए आराम दो और जरा चटर्जी की बात सुनो, मन को शांति मिलेगी। उदय बोला कि उस बार जब मैं शिमला गया था। नगेंद्र ने उसे डांटा कि उदय झूठ मत बोल, मुझे तेरी औकात पता है, तू लिलुआ से आगे नहीं गया कभी। उदय बोला कि वाह भाई, मेरे ससुर शिमला में रहते थे और मेरी बीवी वहीं बड़ी हुई है, तभी तो उसका रंग इतना निखरा हुआ। नगेंद्र चिल्लाया कि खबरदार उदय। चटर्जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले कि जो मैं कह रहा था उसे सुनो। हमारे मजिलपुर के चरण घोष के पास एक बकरा था जिसका नाम था भुट्टे। खा खा कर सांड जैसा शरीर, लंबी दाढ़ी और बड़े सींग हो गए थे उसके। एक दिन चरण के घर दावत थी। पुड़िया और पाठा का कालिया बना था। हाथ मुंह धोते वक्त मैंने देखा कि भुट्टे पाठा का मांस खा रहा है। मैंने चरण से कहा कि इसे तुरंत यहां से हटा दो, तुम बाल बच्चों वाले आदमी हो, क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं है? चरण ने मेरी बात अनसुनी कर दी, पर गरीब की बात पत्थर की लकीर होती है। अगले ही दिन से भुट्टे गायब हो गया। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। 1 साल बाद वो बकरा सुंदरबन के जंगलों में मिला साहब। सिंह गायब थे, दाढ़ी झड़ चुकी थी और चेहरा भयानक हो गया था। शरीर का रंग पीला पड़ गया था और उस पर काली धारियां उभर आई थी। लोगों ने पुकारा भुट्टे भुट्टे, तो जवाब मिला हालुम। लोग दूर से ही उसे प्रणाम करके लौट आए। तभी दरबान ने आवाज लगाई कि लाटू बाबू आए हैं। लाटू बाबू अपने साथियों के साथ अंदर आए। लमकरण भी उनके साथ था। विनोद ने पूछा कि क्यों बैंड मास्टर, अब क्या सोच कर आए हो? लाटू बाबू की अब वो पुरानी चमक गायब थी। बाल बिखरे हुए, आंखें धंसी हुई और कुर्ता जघसगे से फटा हुआ। वे रोते रोते हाफने लगे कि सत्यानाश हो गया साहब, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ओहो। नरहरी बोले कि अरे लाटू बाबू शांत हो जाओ, हुजूर बैठे हैं तो कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वंशलोचन घबराकर बोले कि हुआ क्या है भाई, मामला क्या है? लाटू रोते हुए बोले कि साहब इस पाठे ने। चटर्जी बीच में ही चहक उठे कि हाँ,
मैंने कहा था ना। लाटू ने अपना दुखड़ा सुनाया कि इसने ढोल का चमड़ा फाड़ दिया, वायलिन की तारें चबा गया, हारमोनियम की सारी चाबियां खा गया, और तो और इसने मेरे कुर्ते की जेब फाड़कर 90 रुपए के नोट भी डकार लिए। ओह! नरहरी रोते हुए बोले कि सब निगल गया। ये पाठा नहीं है हुजूर, साक्षात शैतान है। हमारा सब कुछ लुट गया। लाटू की जान बस आपके भरोसे ही अब अटकी हुई है। वंशलोचन माथा पकड़कर बोले कि ये तो बड़ी आफत में फंस गया मैं। नरहरी फिर गिड़गिड़ाई कि दुहाई है हुजूर, जरा लाटू की हालत तो देखिए, कोई रास्ता निकालिए वरना ये बेचारा मारा जाएगा। वंशलोचन ने कुछ देर सोचा और बोले कि अगर इसे जुलाब की दवा दे दी जाए तो कैसा रहेगा। लाटू बाबू चीख पड़े कि साहब, क्या यही आपका इंसाफ है? मैं यहाँ पैसों के गम में मरा जा रहा हूँ और आप मुझे जुलाब खाने की सलाह दे रहे हैं। वंशलोचन बोले कि अरे भाई, तुम क्यों खाओगे? मैं तो उस बकरे को देने की बात कर रहा हूँ। नरहरी ने ठंडी सांस भरी कि हाय हाय, हुजूर आप अभी तक इस बकरे को पहचान नहीं पाए? वो सब कुछ कब का हजम कर चुका है। नोट तो नोट, वो तो वायलिन की तारें, ढोल का चमड़ा, हारमोनियम की चाबियां और यहां तक कि स्टील के मंजीरे भी डकार गया है। विनोद ने चुटकी ली कि बस लाटू बाबू का सिर ही साबुत बचा है। वंशलोचन बोले कि खैर, जो होना था सो तो हो गया। अब विनोद, तुम ही कोई हर्जाना तय कर दो, इस बेचारे का नुकसान भी ना हो और मुझ पर ज्यादा बोझ भी न पड़े। बकरा फिलहाल यही रहेगा, कल इसका कुछ करेंगे। काफी मोलतोल के बाद 100 रुपए पर मामला तय हुआ। वंशलोचन ने ज्यादा बहस नहीं की और पैसे दे दिए। लाटू बाबू की टोली अपनी रकम लेकर विदा हुई। लमकरण के वापस आने की खबर सुनकर टोपी दौड़ती हुई आई। विनोद बोले कि उठ टोपी रानी, जल्दी जाकर अपनी माँ से कहो कि कल हम सब यहीं खाना खाएंगे, पूड़ी, पुलाव और मीठ। टोपी ने मासूमियत से कहा कि पापा अब मांस नहीं खाते। विनोद हंसकर बोले कि क्या बात है वंश, तुम्हारा प्यार अब एक पाठे से निकलकर दुनिया के सारे पाठों तक पहुंच गया है क्या? खैर, तुम न खाओ पर हम तो हैं। जाओ टोपी, माँ से कहो कि कल की तैयारी करें। टोपी मासूमियत से बोली कि अभी दावत नहीं हो सकती, मम्मी और पापा का झगड़ा चल रहा है, दोनों में बातचीत बंद है। वंशलोचन ने उसे झिड़कते हुए कहा कि चुप कर, कोई झगड़ा नहीं है, तो सब जानती है जैसे बहुत बड़ी सयानी हो गई हो। टोपी तुनक कर बोली कि क्या मुझे कुछ पता नहीं चलता? तो फिर मम्मी बार बार मुझे ही क्यों कहती हैं कि टोपी, पंखा ठीक करवाना है। टोपी, इस महीने 200 रुपए और चाहिए, वे आपसे क्यों नहीं कहती? वंशलोचन झेम कर बोले कि बस कर, अब बहुत बोल चुकी। विनोद ने चुटकी ली कि हे राय बहादुर, अपनी बिटिया को ज्यादा मत छेड़ो वरना सारे राज खोल देगी। खैर, मामला तो वाकई संगीन है दोस्त। वंशलोचन ने ठंडी सांस ली और बोले कि अरे अब तक तो सब सुलझ गया होता, पर इस बकरे ने ही सारा रायता फैला दिया। विनोद ने मशवरा दिया कि ये तो घर का भेदी निकला, तुम्हें इससे इतना लगाव क्यों है? खा नहीं सकते तो विदा कर दो भाई, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। वंशलोचन दुखी होकर बोले कि देखता हूं, कल कुछ इंतजाम करूंगा। वो रात भी वंशलोचन ने बैठक खाने में अकेले ही गुजारी। बकरा अस्तबल में बंधा था, इसलिए कोई नया कांड नहीं कर पाया। अगले दिन शाम के 5:30 बजे वंशलोचन टहलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सावधानी से इधर उधर झांका कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। पत्नी और बच्चे ऊपर थे, नौकर चाकर अंदर काम में बिजी थे। चुकंदर सिंह अपनी कोठरी में आटा गूंथ रहा था। लमकरण अस्तबल के पास बंधा अपनी रस्सी की सीमा में घास चरने की कोशिश कर रहा था। वंशलोचन ने डंडा उठाया और बकरे को लेकर चुपके से बाहर निकल गए। कहीं कोई जान पहचान वाला न मिल जाए, इसलिए वंशलोचन मुख्य सड़क छोड़कर गलियों के रास्ते चलने लगे। रास्ते में एक ठुंगा जलेबी खरीदी और जेब में रख ली। बस्ती से काफी दूर निकलकर वे सुनसान नहर के किनारे पहुंचे। आज उन्होंने अपने हाथों से लमकरण को विसर्जन देने की ठानी थी। जहां से उसे लाए थे वहीं छोड़ देंगे, आगे उसकी किस्मत। सही जगह पहुंचकर वंशलोचन ने जलेबी का ठोंगा बकरे के सामने रख दिया। जेब से कागज का टुकड़ा निकाला जिस पर उन्होंने पहले ही लिख रखा था कि ये बकरा बेलेघाटा नहर के पास लावारिस मिला था, पाल न पाने के कारण इसे यहीं छोड़ रहा हूं। अल्लाह, काली और ईसा मसीह की कसम, इसे कोई मारना मत। उन्होंने कागज को एक छोटी डिबिया में भरा और लमकरण के गले में मजबूती से बांध दिया। इसके बाद वंशलोचन ने आखिरी बार बकरे की पीठ सहलाई और धीरे से वहां से खिसक गए। लमकरण तब खाने में मगन था। काफी दूर आने के बाद भी वंशलोचन बार बार मुड़कर देख रहे थे कि कहीं वो पीछे तो नहीं आ रहा। लमकरण जलेबी खत्म करके इधर उधर ताक रहा था। अगर उसने देख लिया तो पीछा करना शुरू कर देगा। उधर आसमान का मिजाज भी बिगड़ने लगा था।
वंशलोचन तेज चलने लगे। सांस खुलने लगी तो वे रास्ते के एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब लंबकर्ण कहीं नजर नहीं आ रहा था। चलो आज उसे आजादी मिल गई। कुछ दिन और रुकता तो उनकी हालत खराब कर देता। इस बकरे को पनाह देने के चक्कर में वे खुद मुसीबत में फंस गए थे। पत्नी बुरी तरह नाराज थी और दोस्त उसे खाने के लिए उतावले थे। वे अकेले किस-किस से लड़ते। हाय रे सत्य युग, जब राजा शिबी एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस देने को तैयार थे, पर उन्हें समाज का गुस्सा या अपनों की बदतमीजी तो नहीं झेलनी पड़ी थी। तभी बादलों ने जोर से अंगड़ाई ली। धड़ाम धुड़ुम गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। वंशलोचन ने चौंक कर ऊपर देखा। नीले आसमान पर सिंदूरी रंग के बादलों की परत जम गई थी। दूर बकुल के पंछी तेजी से पंख फड़फड़ाकर भाग रहे थे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। आने वाले तूफान के डर से पूरी कुदरत जैसे सहम गई थी। वंशलोचन उठे पर फिर बैठ गए। तेज चलने की वजह से उनका दिल धड़क रहा था। तभी आसमान के बीचों बीच एक दरार सी खिंची। बिजली की एक भयानक कड़ाक और फौरन बादल फिर से जुड़ गए। उत्तर पश्चिम से धुंध की एक चादर तेजी से बढ़ती आ रही थी। उसके पीछे का सब कुछ ओझल हो गया था और अब सामने की बारी थी। लो आ गया तूफान। पेड़ पौधे कांपने लगे। लंबे लंबे ताड़ के पेड़ पागलों की तरह सिर पटकने लगे। कावे चिल्लाकर उड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर हवा के झोंके ने उन्हें फिर से डालियां पकड़ने पर मजबूर कर दिया। भयंकर आंधी और उससे भी तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसा लगा मानो स्वर्ग के 33 करोड़ देवता इस छोटी सी कोलकाता को डुबोने के लिए घड़ों से पानी उड़ेल रहे हों। मोटी मोटी बूंदों ने पूरे शून्य को भर दिया था। इस्त और कपड़े तो पहले ही भीग चुके थे। अब बस जान बच जाए तो बहुत है। हाय रे अभागा बकरा, किस मनहूस घड़ी में तुझे घर लाया था। वंशलोचन की आंखों के सामने एक तेज बैंगनी रोशनी कौंधी और उसके साथ ही आसमान की करोड़ों वोल्ट की बिजली पास के एक नारियल के पेड़ को चीरती हुई भयानक शोर के साथ जमीन में समा गई। चारों तरफ सरसों के पीले फूलों का ढेर सा नजर आने लगा। पूरी दुनिया गायब हो गई। न तुम रहे और न ही मैं। वंशलोचन होश खो बैठे। बारिश रुक चुकी है, पर अभी भी हवा सो करके चल रही है। फटे हुए बादलों के पर्दे को हटाकर देवता दो चार टिमटिमाते तारों की लालटेन लिए नीचे के हालात का जायजा ले रहे हैं। कीचड़ की सेज पर लेटे वंशलोचन को धीरे धीरे होश आया। वे कौन है? राय बहादुर कहाँ है? नहर के पास। और वह कैसी आवाज है? मेंढकों का टर्राना। उनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई है। पर वह बकरी का बच्चा कहाँ गया? तभी इंसानों के बोलने की आवाज कान में पड़ी। कोई उन्हें पुकार रहा था। मामा, दामाद बाबू, वंश कहाँ हो? हुजूर, पास ही एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है। कुछ लोग लालटेन लेकर इधर उधर घूम रहे हैं और उन्हें आवाज दे रहे हैं। तभी एक जानी पहचानी महिला के रोने की आवाज आई। राय बहादुर हिम्मत जुटाकर चिल्लाए, मैं यहां हूं। डरने की कोई बात नहीं है। घर पहुंचते ही मानिनी देवी बोली कि आज ऊपर की मंजिल पर जाने की जरूरत नहीं है। ओझी, इसी बैठक खाने वाले कमरे में बड़ा सा बिस्तर लगा दे। और सुन, मेरा तकिया भी यही ले आना। आहा, चटर्जी महाशय तो हिलते ही नहीं है। सुनिए, ये नहीं चलेगा। ये गर्म गर्म कचौड़ियां आपको खानी ही पड़ेंगी। मेरी कसम है आपको। और वह जो आपकी बोतल में थोड़ा सा बचा है, क्या उसे चाय में मिलाकर दे दूं? वंशलोचन अचानक उछलकर बोले कि क्या? वह फिर वापस आ गया है। लाओ जरा मेरी लाठी तो। मानिनी तपाक से बोली कि अरे, ये क्या कर रहे हो? उसे मारना मत। बेचारा बारिश रुकते ही घर लौट आया और उसी ने आकर तुम्हारी खबर दी। उसी की वजह से तुम वापस मिल पाए हो। ओ मेरे हरि मधुसूदन। लंबकर्ण घर में ही रह गया और दिन ब दिन दूज के चांद की तरह बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी आधी हाथ लंबी दाढ़ी निकल आई। राय बहादुर अब उसकी ज्यादा खबर नहीं लेते। वे आजकल चुनावों में बिजी है। मानिनी ने लंबकर्ण के सींगों को केमिकल वाले सोने से मवा दिया है। उसके लिए साबुन और फिनाई का इंतजाम भी हुआ है, पर उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लोग दूर से ही उसे देखकर मजाक उड़ाते हैं। लंबकर्ण बड़ी गंभीरता से सब सुनता रहता है, पर जब कोई हद पार कर देता है तो वो बस इतना कहता है, बबब, यानी जितना मन हो बकते जाओ। मैं तुम्हारी बातों की परवाह नहीं करता। समाप्त।